नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 10वां पार्ट। और ये पार्ट जो होगा, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम पार्ट होगा। यानी कि यहाँ से ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि हम बात शुरू किए कहाँ से, 1885 से लेकर के हम बात करने वाले थे 1947 यानी कि भारत की आजादी तक का। तो ये पार्ट में हम यहाँ तक 47 तक यानी भारत की आजादी तक की बात करेंगे। यानी भारत की आजादी तक का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से हम ये देख पाएंगे कि ये 10 पार्टों में हमने छोटे छोटे पार्ट बना करके एक अच्छे से कह सकते हैं, या छोटे छोटे और सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। अगर आप इस वीडियो या इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के हम कंटिन्यू आते रहेंगे। और कुछ न कुछ आपका जो ज्ञान है, या कह सकते हैं कि जो चीजें आपको जाननी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप इससे जरूर ग्रहण करेंगे। इस वीडियो से बहुत कुछ सारी चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। और मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आप जरूर नोट बनाएं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ठीक है। और आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करेंगे फाइनली भारत की आजादी तक का, यानी 1947 तक की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें, तो पिछले वीडियोस में हमने देखे थे कुछ पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात कर लें, तो जैसे उसमें हमने देखा प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में, पिछले वीडियोस में देखा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में हमने देखा था, है ना। कब, कहाँ और क्यों हुए थे और कौन कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे और उसका क्या निष्कर्ष निकला था, इन सारी बातों के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। और हम यहाँ से शुरू करते हैं मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जो खिलाफत व असहयोग आंदोलन में जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो दृश्य देखने को मिला था कुछ समय पहले, जब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, तो उसमें जो हिंदू मुस्लिम की एकता जो देखने को मिली थी, अब वो धीरे धीरे वो हिंदू मुस्लिम एकता क्या हो गई थी, यहाँ आते आते सांप्रदायिकता में बदल गई थी, यानी सांप्रदायिकता में बदल चुका था, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो एक कवि और राजनीतिक चिंतक अगर हम कहें, तो मोहम्मद इकबाल, जो प्राय मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है, जिनको सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर के ये जो मोहम्मद इकबाल हैं, ये जो हैं सर्व राष्ट्र या सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इन्होंने 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, यानी कि मुस्लिम लीग जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1930 में, द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है प्रतिपादन किया था, या ये कह सकते हैं कि पृथक राष्ट्र के विचार का ये प्रवर्तक इनको माना जाता है, ठीक है। यानी 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में जो लीग का अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था 1930 में, इसमें ये द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ कहें, तो एक 1933-35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस समय पढ़ रहे थे 1933 के आसपास। तो ये कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था, यानी पाकिस्तान शब्द चौधरी जो रहमत अली हैं, इनके द्वारा ये शुरू किया गया था या दिया गया था, ठीक है। और इस पाकिस्तान में क्या क्या परिकल्पित था, क्या क्या रखने के विचार थे इनके, तो पाकिस्तान में जो पंजाब है, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को शामिल करना था इनको पाकिस्तान, ठीक है। अब बात करें इसकी रूपरेखा की, तो रूपरेखा तैयार करने में फजलुल हक और सिकंदर हयात खां ने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी, ठीक है। तो जिन्ना की अध्यक्षता में जब 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की जो वार्षिक अधिवेशन पाकिस्तान में हुआ, तो यहाँ पे ये प्रस्ताव पारित किया गया कि अब हम क्या करेंगे, पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है, यानी कि एक नया देश बनाने के विचार में, या ये प्रस्ताव जो है पास किया गया, ठीक है। तो फाइनली अगर हम बात करें, तो 23 मार्च जिस दिन ये पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था जिन्ना के अध्यक्षता में, जो कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की जो वार्षिक अधिवेशन था, अगर हम कहें मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन था पाकिस्तान में, यहाँ पे 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान देश के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। और फाइनली उसी दिन, यानी 23 मार्च 1940 को
लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये हो गया मुस्लिम लीग, और उसमें जो पाकिस्तान का नामकरण हुआ या जो पाकिस्तान की एक नई विचार बना, एक पाकिस्तान देश का नया विचार आया, ये किसके थ्रू आया, कहां कहां से आया, इन सभी चीजों के बारे में हमने इसमें देखा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में, जो कि 17 अक्टूबर 1940 में ये शुरू हुआ था, तो इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह में अगर हम देखें तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, ध्यान दीजिएगा, जो कांग्रेस है वो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। ये विचारधारा गांधी जी की थी। ठीक है, और ये शुरू कहां हुई, तो ये जो थी, ये पवनार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में है, यहां से ये प्रारंभ की गई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, और 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे जो पहले सत्याग्रही थे इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में, इसके साथ साथ दूसरे सत्याग्रही जो इसमें जुड़े, वो जुड़े जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये तो पहला चरण में था। जब दूसरा चरण इसका शुरू हुआ तो जनवरी 1941 में ये शुरू हुआ इसका दूसरा चरण, और अगर ऐसा कहें कि इस सत्याग्रह में लगभग 25,000 सत्याग्रही जो है जेल भेजे गए थे अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी है। ठीक है, इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अगर हम आगे बात करते हैं क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, जो कि मार्च 1942 में आया था, तो ये क्रिप्स प्रस्ताव क्या है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जापान की जो लगातार बढ़ती हुई शक्ति से उसके प्रतिद्वंदी जो राष्ट्र हैं वो परेशान हो गए। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन आदि देश ब्रिटेन पर भारत को आजाद करने के लिए दबाव डाल रहे थे। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि चर्चिल जो थे, उसके परिणाम स्वरूप चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की, और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो कि एकल प्रतिनिधि के रूप में भारत पहुंच गए। ठीक है, ये जब एकल प्रतिनिधि के रूप में भारत आते हैं तो यहाँ पे कुछ न कुछ, जैसे अगर हम बात करें तो ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, जो अधोलिखित थी, यानी कि जो विशेषताएं थी, उनको देखेंगे तो सबसे पहली क्रिप्स मिशन में या क्रिप्स प्रस्ताव में क्या लिखा गया था या क्या कहा गया था, तो इन्होंने कहा कि भारत में स्वशासन की स्थापना करेंगे, यानी कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा युद्ध के बाद, यानी द्वितीय युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को दिया जाएगा। ये क्रिप्स प्रस्ताव में लिखा था। दूसरी बात यहां लिखी थी कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ठीक है, अगर आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में, तो यहाँ पे ये बात हुई थी कि बातचीत असफल हो गई थी। कौन सी बातचीत असफल हुई थी, तो अगर इसको देखें जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे, ये दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अगर इससे पहले अगर हम देखें तो जो क्रिप्स की भारतीय नेताओं के साथ बातचीत जो थी वो असफल हो गई, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। देखिए, इससे पहले जो है भारत जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अब करने लग गया था। ये डोमिनियन स्टेट तो बहुत पहले मांग हुई थी, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं कहा गया अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। तो धीरे धीरे ये जब और ज्यादा आक्रोश बढ़ता गया आंदोलनकारियों में, तो ये जो भारत को आजाद कराने की जो बात हुई थी, वो पूर्ण स्वतंत्रता की अब बात होने लग गई थी, स्वतंत्रता की बात होने लग गई थी। तो ये जब पूर्ण स्वतंत्रता की बात हुई तो अंग्रेज कहाँ आ गए, अब बोले कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। लेकिन ये जब क्रिप्स मिशन आया ये लेकर के कि हम तो आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, तो जो कांग्रेस के नेता थे या जो उच्च प्रमुख नेता थे, इनसे क्रिप्स की जो बात थी, वो बातचीत की थी, वो असफल हो गई, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह क्या होता, लोगों को ये लगने लगा था कि अब तो हमें पूर्ण स्वाधीनता लेना है ना। और क्रिप्स मिशन जो आया या क्रिप्स प्रस्ताव जो आया, इनको लगा कि नहीं, क्रिप्स प्रस्ताव में भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात होगी, पूर्ण स्वाधीनता की बात होगी, लेकिन उस क्रिप्स मिशन में डोमिनियन की बात की गई थी, इसलिए ये बातचीत क्या हो गई, असफल हो गई। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यानी कि सिरे से खारिज कर दिया। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे और इसके आगे बात करें कि इस प्रस्ताव में और क्या था या इसमें क्या खास रहा, तो गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक तथा ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है ऐसा कहा। यानी कि ये उत्तर दिनांकित चेक है, यानी कि जो डोमिनियन स्टेट की मांग थी ये बहुत पहले की गई थी और आप आज लेकर के आ रहे हो, यानी कि ये चेक जो है क्या हो गया, पोस्ट डेटेड हो गया है। यानी इसका दिन, इसका समय बीत चुका है। अब हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ये शुरू हुआ अगस्त 1942 में। इसके बारे में अगर हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन या इसे एक और नाम से दिया जाता है अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन जब वापस चला गया, ये सारी बातें असफल होने के बाद क्रिप्स मिशन जब वापस चला जाता है तो गांधी जी ने एक और प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने के लिए भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया कि सभी भारतीय अब आए और हमारे साथ जुड़े और हम एक अहिंसक असहयोग का आंदोलन करेंगे जिसमें अंग्रेजों से तुरंत जितनी जल्दी हो सके भारत को छोड़ने के लिए ऐसा प्रस्ताव हम देंगे या ऐसा उनसे कहा जाए। ठीक है, तो गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से ही यानी रेत से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो फिर कांग्रेस जो है इनके साथ आकर के मिल जाता है, यानी फलता जो है इसके कारण कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाती है और इसमें संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति दे दी जाती है। ठीक है, अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का बैठक होता है इसमें और ग्वालियर टैंक जो कि बंबई में है यहाँ प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक में हुई, यहाँ पे क्या क्या बातें हुई इस चीज को देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक जो कि ग्वालियर टैंक में हुआ था, है ना, ग्वालियर टैंक में हुआ और ये कहा, ये बंबई में था उस समय जो कि आज के मुंबई में, और ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक ग्वालियर टैंक में हुई थी, यहाँ पे क्या क्या बातें हुई थी, तो सबसे पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए ऐसा कहा गया। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात यानी जैसे ही ये वापस जाएंगे कुछ समय के लिए हम अस्थायी सरकार की स्थापना करेंगे। ठीक है, और गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का क्या कर दिया गया, नेता घोषित कर दिया गया। यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक थी ग्वालियर टैंक बंबई में, ये 8 अगस्त 1942 को संपन्न हुई थी, जिसमें कुछ खास प्रस्ताव जो है या कह सकते हैं कुछ खास बातें हुई थी, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया, ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया और ऐसा विचार किया गया, ऐसा बनाया गया, मानक बनाया गया कि अंग्रेजों की जैसे ही ये वापसी होगी यानी यहाँ से जैसे ही जाएंगे ये, उसके बाद हम कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना करेंगे और गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित कर दिया गया। कई बार क्वेश्चन आता है भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया या इसके प्रमुख नेता कौन है या ये कब शुरू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। अब यहाँ पे गांधी जी के द्वारा कुछ निर्देश भी दिए गए जनता को, यानी भारतीय जनता को कुछ ऐसी बातें कही गई। सबसे पहली चीज कि गांधी जी ने बोला कि जो सरकारी नौकरी में है वो कृपया अपनी नौकरी ना छोड़ें, नौकरी में बने रहें। ठीक है, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें कि हम कांग्रेस के साथ हैं, यही हमारे लिए काफी है। वो नौकरी छोड़ करके विरोध जता करके या इस तरह से अपने आप को प्रूफ ना करें। ठीक है, सरकारी नौकरी ना छोड़ें। इसके साथ साथ जो भारतीय सैनिक थे इनको कहा गया कि जो अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे इनको कहा गया कि अपने देशवासियों पर गोली ना चलाएं। ठीक है, यानी चलाने से इनकार कर दें। छात्रों को कहा गया कि वो पढ़ाई न छोड़ें, है ना, जो पढ़ रहे हैं छात्र पढ़ाई न छोड़ें। पढ़ाई तभी छोड़ें जब आजादी हासिल होने तक अपने इस निर्णय पर अटल रह सकें, यानी जब तक आजादी नहीं मिल जाएगी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, राजा महाराजा जो थे वो जनता को सहयोग करें ऐसा गांधी जी के द्वारा कहा गया। इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो गांधी जी ने दिया था। ये किस समय दिए थे, तो ये ध्यान रखिएगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसी के दौरान करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगर हम बात करें आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ, कहाँ कहाँ क्या देखने को मिला इसमें,
तो सबसे पहले देखेंगे 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर, एक ऑपरेशन चलाया गया, इसका नाम रखा गया क्या, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। फिर कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और सारी संपत्ति जो है कांग्रेस की क्या कर ली गई, जब्त कर लिया गया। ठीक है। 1942 के आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव जो दिखा वो कहाँ दिखा, बंगाल में, बिहार में, संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत यानी कि जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्षेत्र होता था थोड़ा बहुत, है ना, मद्रास और बंबई में था, ये ज्यादा प्रभाव था। लेकिन भागीदारी समूचे भारत में देखी गई थी। ऐसा नहीं था कि किसी पार्ट में जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका कुछ प्रभाव न दिखा हो, हर जगह प्रभाव था, लेकिन ज्यादा प्रभाव जो था कुछ क्षेत्रों में जैसे बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बंबई में देखने को मिला था। ठीक है। आगे बात करें, अगर सितंबर 1942 के बाद यह आंदोलन जो था थोड़ा भूमिगत हो गया। क्यों हो गया भूमिगत? क्योंकि इसके प्रमुख नेताओं को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। ठीक है। तो सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए जो ब्रिटिश दमन थी, जो यानी ब्रिटिश की जो बहुत बहुत बढ़ गई थी दमन, यानी जो क्रूरता थी वो बढ़ गई थी, तो इसके विरुद्ध यह आंदोलन भूमिगत हो गया। ठीक है। गिरफ्तारी से बचे नेता जैसे जयप्रकाश नारायण जी थे, राम मनोहर लोहिया जी थे, अच्युत पटवर्धन जी थे, है ना, अरोड़ा आसिफ अली, ये सभी लोग भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व करने लगे और कांग्रेस की रणनीतिक कार्रवाइयों और महत्वपूर्ण सूचनाओं आदि का रेडियो प्रसारण द्वारा संचालन किया जाता। तो यानी कि सबको ऐसा निर्देश दिया जाता था लगातार कि कुछ न कुछ करते रहें, निर्देशित मतलब निर्देश दिया जाता था। लेकिन जो मुख्य नेता थे जिनको डर था कि नहीं हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो भूमिगत हो गए थे। भूमिगत नेता जिसमें सुचेता कृपलानी भी थी, उषा मेहता, छोटू भाई पुराणिक, बिजू पटनायक और आरपी गोयनका भी इसमें शामिल थे, जो बम, गोला बारूद जैसी सामग्री एकत्र करके गुप्त संगठनों में क्या करते थे, बांट देते थे। ठीक है। और इस तरह से ये रेडियो से भी प्रसारण होता था। आगे देखते हैं और क्या है। तो इसमें अगर हम देखें, जैसे अगर हम बात करें तो आंदोलन के प्रति जो है दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में, जैसे गांधी जी को आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया था, है ना, और सरोजिनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है। जेल में न रख करके इनको एक तरह से कह सकते हैं कि होम अरेस्ट किया गया था, किसी न किसी पैलेस में बंद किया गया था। तो गांधी जी जो आगा खां पैलेस में ये बंद थे, यहाँ दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध जो है इतनी जो कठोर कार्रवाई हो रही थी अंग्रेजों के द्वारा, इसके विरुद्ध जो है 21 दिन, यानी कि अगर हम बात करें आगा खां पैलेस में 21 दिन, फरवरी 1943 उस समय चल रहा था, कि उपवास की घोषणा कर दी कि मैं अब आमरण अनशन करूंगा, है ना। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही समय बाद इसके साथ साथ अगर इन्होंने गांधी जी ने ये कहा कि मैं 21 दिन का आमरण अनशन करना शुरू कर रहा हूं। ठीक है। उपवास शुरू करते ही देश विदेश से क्या हुआ कि उन्हें रिहा करने की मांग उठने लग गई और राजभक्त जो MSNE, NR सरकार और HP मोदी जो थे, ये वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य थे और इन्होंने सदस्यता से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इसी के विरोध में जो दमनात्मक कार्रवाई थी अंग्रेजों की, इसके विरोध में इन लोगों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। 7 मार्च 1943 को भूख हड़ताल वापस ले ली गई। क्यों? क्योंकि इनकी जो है तबीयत ज्यादा खराब होने लग गई थी और खराब स्वास्थ्य के कारण 6 मई 1944 को इनको रिहा कर दिया जाता है। ठीक है। और इसी बीच ध्यान रहे कि ये चीज भी आपको संज्ञान में रहना चाहिए कि गांधी जी जब ये आगा खां पैलेस में बंद थे, इसी टाइम इनकी जो पत्नी थी, है ना, जेल से रिहा होने से पहले ही इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी व इनके जो एक निजी सचिव थे महादेव देसाई जी की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि आंदोलन की जो प्रतिक्रिया थी वो क्या थी, तो आंदोलन की प्रतिक्रिया अलग अलग लोगों के द्वारा क्या रही। जो ये आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसमें मुस्लिम लीग का जो जिन्ना गुट था, ये आंदोलन का विरोधी था। ठीक है। ये आंदोलन का विरोधी था। क्यों विरोधी था भाई, क्यों विरोध कर रहा था? तो मुस्लिम लीग इसलिए विरोध कर रहा था क्योंकि इनका विश्वास था, ये ऐसा मानते थे कि जैसे ही अंग्रेज यहाँ से छोड़ करके जाएंगे, ये हमारा जीना दुभर कर देंगे या यहाँ जंगल राज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। इसलिए ये इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा कर दी। ठीक है। लीग ने दिसंबर 1943 को कराची के अधिवेशन में जो था विभाजन करो और छोड़ो, ऐसा एक नारा दिया, यानी विभाजन करो और छोड़ो।
डिवाइड क्विट का नारा दिया। किसने नारा दिया? तो ये मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 को कराची के अधिवेशन में ये ऐसा नारा इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस आंदोलन के प्रतिक्रिया में कुछ कहा कि कानून व व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है। इन्होंने ऐसा कहा था कि कानून को या व्यवस्था को कमजोर न करना यानी नहीं किया जाए, ये हमारा एक, अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि दुश्मन जो है हमारी सीमा पर खड़ा हुआ है ना। आगे देखते हैं आजाद हिंद फौज, और हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, यानी कि आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस, इनका क्या रोल रहा, क्या क्या चीजें हुई इसमें अगर हम देखें तो अगर हम बात करें तो जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अचानक गायब हो गए। वे कलकत्ता से पेशावर होते हुए रूस पहुंचे और फिर मार्च में बर्लिन पहुंच गए। ठीक है, जनवरी 1941 में भारत से निकल जाते हैं, फिर वो कलकत्ता से पेशावर होते हुए रूस पहुंचते हैं और फिर मार्च में बर्लिन पहुंच जाते हैं। फिर फाइनली वो जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मदद मांगते हैं कि हमारी कुछ मदद करो, है ना। हिटलर से मदद मांगी और वहीं पर फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, फ्री इंडिया सेंटर सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी, कहां पे? जर्मनी में। ठीक है, तो मोहन सिंह के मन में एक सबसे पहले जो है, मोहन सिंह के मन में सबसे पहले आजाद हिंद फौज का जो विचार आता है कि एक हम फौज बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे? आजाद हिंद फौज। और ये मोहन सिंह कौन थे? तो इसको हम जान लेते हैं। तो ये ब्रिटेन की भारतीय जो सेना थी इसमें एक अधिकारी थे। मोहन सिंह ब्रिटेन की जो भारतीय सेना थी इसमें एक अधिकारी थे, और इनके ही सबसे पहले मन में आया था कि आजाद हिंद फौज को बनाया जाए। ठीक है, फिर इसी क्रम में अगर हम बात करें 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और यहां आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति इनको घोषित कर दिया है। यानी आजाद हिंद फौज का जो कार्यभार है या कह सकते हैं जो कमांडर है वो किसको बना दिया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को बना दिया जाता है, जो 2 जुलाई 1943। ठीक है, फिर आगे बात बढ़ती है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दी? स्थापना कर दी। यानी स्वतंत्र भारत की स्थापना जो है, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को हो जाती है। किसके द्वारा? तो एस.सी. बोस के द्वारा, यानी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, तो एक चीज और, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा रानी झांसी रेजिमेंट का भी एक बनाया जाता है, जिसमें जो है महिला रेजिमेंट बनाई जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहेंगी। ठीक है, आजाद हिंद फौज के अगर बारे में बात करें तो इसमें 3 अन्य ब्रिगेड थे, जैसे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। 3 ब्रिगेड का नाम रखा गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का एक सबसे प्रसिद्ध नारा था जो दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा जो है किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का था। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो जापान की जो सेना थी, ये जापान की सेना जो है कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो बड़ी इज्जत किया करती थी या इनके साथ बहुत सहयोग करती थी, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस की सरकार को सौंप दिया। जो इन्होंने भारतीय अस्थायी सरकार बनाई थी, इस सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप जो है जापान सेना उस पर कब्जा की हुई थी और उसने इनको सौंप दिया। तो वहां पर अंडमान का नाम जो है शहीद द्वीप रखा गया तथा निकोबार का नाम जो है स्वराज द्वीप रखा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि देखेंगे अगर 1944 में, यानी अप्रैल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा मोइरांग यानी मणिपुर में फहराया गया था। ठीक है, 1945 की अगर बात करें तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ, यानी कि जापान जो था, जापान की जो सेना थी वो आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के साथ थी, या ये कह सकते हैं कि आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे या जो आजाद हिंद फौज था ये जापान के साथ लड़ रहा था। तो जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हो जाती है तो इसके साथ साथ आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ता है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है सिंगापुर से जापान की ओर भागे। संभवतः वह ताइपेई हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को मारे गए। ये संभवतः है, ऐसा किसी ने भी कोई प्रत्यक्ष या प्रमाणित अभी तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिससे ये फिक्स हो पाए या निश्चित हो कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे ये ताइपेई हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को मारे गए। लेकिन इसके बाद, इस दुर्घटना के बाद वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए, ना ही वहां पे इनका कोई
क्लू मिला या कोई सबूत मिला कि वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जो चल रहा है उसको ध्यान में रखते हैं। फिर अगर हम बात करें एक नेक्स्ट पॉइंट की, तो लाल किला मुकदमा यानी कि 1945 में ये संपन्न हुआ था। तो लाल किला मुकदमा क्या था? तो 1945 में जो आजाद हिंद फौज के आत्मसमर्पण के बाद उन पर लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया। जो आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, इन पर 1945 में जब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया जापान के हारने के बाद, है ना, तो उन पर लाल किले पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया जाता है। और इसके विरोध में कई जगहों पर इसके मतलब इसका विरोध किया जाता है। कांग्रेस ने सिपाहियों को बचाने के लिए आजाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति का गठन करती है कि हम इनको बचाएंगे। आजाद हिंद फौज के सिपाही जैसे सरदार गुरबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल, शहनवाज, है ना, पर मुकदमा चलाया गया। यद्यपि मुकदमा तो चलाया जाता है, लेकिन इन्हें ये दोषी तो थे ही, है ना, तो दोषी होते हुए भी अगर हम कहें तो एलपी कोर्ट मार्शल में इन्हें दोषी पाया गया। परंतु जो लॉर्ड वेवेल थे उस समय वायसराय, वो उस समय वायसराय थे, ने समकालीन परिस्थिति को, यानी समकालीन परिस्थिति का मतलब है कि इतना मुद्दा ज्वलंत हो चुका था, भारतीय जनता इतनी गुस्से में थी कि इस परिस्थितियों को देखते हुए अगर इनको कहीं फांसी या कह सकते हैं कि कोई सजा दी जाती तो शायद हालात कुछ और हो जाता उस टाइम। तो इस चीजों को भापते हुए, इस चीजों को समझते हुए लॉर्ड वेवेल ने इस परिस्थितियों को देखते हुए जिनके दोषी पाए जाने के बावजूद भी इनके दंड को क्षमा कर दिया, यानी इनको मुक्त कर दिया, रिहा कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक नेक्स्ट पॉइंट है वेवेल योजना यानी कि शिमला सम्मेलन 1945 के बारे में। हमने ऊपर भी बात किया कि जो वेवेल थे ये कौन थे? लॉर्ड वेवेल भारत के उस समय वायसराय थे। इनकी क्या योजना थी? तो देखिएगा, अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनकर आए। ठीक है, 1943 से पहले कौन थे? लिनलिथगो थे। इसके बाद अक्टूबर 1943 में जो है लॉर्ड वेवेल भारत में वायसराय बनकर के आते हैं। फिर 14 जून 1945 को वेवेल द्वारा एक वेवेल योजना प्रस्तुत की जाती है। इस वेवेल योजना में क्या है, इस चीज को देख लेते हैं। क्या इन्होंने प्रस्तुत किया अपने योजना में? तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन होगा, जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय होंगे। यानी कि वायसराय और कमांडर इन चीफ वो ब्रिटिश के होंगे और शेष सदस्य जो होंगे उस परिषद के कौन होंगे? भारतीय होंगे, ऐसा इन्होंने कहा। तथा इसके साथ साथ ये भी कहा कि कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी, ठीक है, जिससे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक एक नए अस्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं हो जाती। यानी अस्थायी संविधान पर आम सहमति तक कार्यकारी परिषद अंतरिम व्यवस्था रहेगी, यानी कार्यकारी परिषद अंतरिम व्यवस्था देखेगी। ठीक है, वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, इसी विचार विमर्श को समझने बूझने के लिए, यानी समझने के लिए शिमला में एक सम्मेलन हुआ। यहाँ पे 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आजाद आए और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, एक और पॉइंट है यहाँ पे, शाही नौसेना विद्रोह, जो कि 18 से 23 फरवरी 1946 तक चला था। शाही नौसेना विद्रोह क्या था? तो ये रॉयल इंडियन यानी शाही भारतीय नेवी यानी नौसेना के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 फरवरी 1946 को ये शुरू हुई थी। इसमें हुआ क्या था? तो एक नाविक थे वीसी दत्त, इन्होंने जहाज पर ही लिख दिया था, है ना, जहाज के दीवारों पर ही लिख दिया था, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इसके कह सकते हैं कि इसके कारण जो है वीसी दत्त को जेल में डाल दिया गया था। जो ये रॉयल इंडियन नेवी थी, इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया 18 फरवरी 1946 को, इसलिए कि वीसी दत्त को रिहा करो, ठीक है, नहीं तो हम विद्रोह करेंगे। इसके साथ साथ जो खराब भोजन के प्रतिवाद में भी खराब भोजन भी मिलने लग गया था। इन कह सकते हैं कि जो नौसेना थी इनको खराब भोजन मिल रहा था, इसके विरोध में भी इन्होंने हड़ताल किया, यानी कि विद्रोह शुरू किया। इसमें ही एक और बहुत सारी चीजें फिर जुड़ी। इस विद्रोह में जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया, जय हिंद बोला गया, हिंदू मुस्लिम एक हो ऐसा नारा दिया गया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा दिया गया, और इसके साथ साथ एक और नारा दिया गया, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो। इस तरह के बहुत सारे नारे इस
कह सकते हैं कि शाही नौसेना विद्रोह में दिया गया। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा क्या है, ये कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में बना था। इसमें क्या हुआ था, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। अब कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन कौन थे, तो इसमें सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये 3 लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य। ये जो कैबिनेट मिशन आया, इसमें क्या क्या था, इसमें क्या क्या बातें हुई या क्या चीजें थी, तो सबसे पहले अलग पाकिस्तान की यानी पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। यानी ये कैबिनेट मिशन ने क्या किया था कि जो पृथक पाकिस्तान की मांग है इसे अस्वीकार कर दिया, बोला अलग से पाकिस्तान नहीं बनाएंगे हम, है ना। ब्रिटिश भारत जो कि उस समय भारत ही कहलाता था, जिसको हम ब्रिटिश भारत कह रहे हैं, तथा देशी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाना था, यानी कि निर्माण होना चाहिए ऐसा कहा गया, जिसमें रक्षा और विदेशी मामले तथा संचार साधनों की देखभाल करेगा, है ना। जो ये भारतीय संघ का निर्माण होगा, ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों को मिला करके, है ना, एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा जो रक्षा, विदेशी मामले और संचार का साधनों की देखभाल करेगा और इसके लिए आवश्यक कर लगाएगा, ऐसा कहा गया। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो केंद्रीय विषयों को छोड़ करके से सभी मामलों में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी, ऐसा कहा गया कैबिनेट मिशन में। और इसके साथ साथ प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी स्वीकार की गई। यानी प्रति 10 लाख पर जनसंख्या पर एक सदस्य चुन करके आएगा और जिसकी हम निर्वाचन की व्यवस्था करेंगे, वो भी किस तरह से, तो अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, और फिर एक अंतरिम सरकार का भी के गठन का भी सुझाव दिया गया कि एक अंतरिम सरकार का गठन भी हम करेंगे इसके साथ में। आगे देखें संविधान सभा का चुनाव, इसमें क्या हुआ, तो संविधान सभा का चुनाव 1946 में संपन्न हुआ था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत इसमें चुनाव हुए। ठीक है, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत इसमें चुनाव हुए, जिसमें से 296 सीट जो टोटल थी, इनमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 यानी 73 और अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। इस तरह मुस्लिम जो एक पूर्णतः आच्छादित हो गई थी, कह सकते हैं, नहीं, ये 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया गया। यानी कि ये देखी कि भाई कैबिनेट मिशन के थ्रू हम क्या हो रहे हैं, हमारी सीट जो है बहुत कम आ रही है, तो इसे हम क्या करें, इसको नेग्लेक्ट कर दें, कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं मनाएगा, है ना, हम ये नहीं मान रहे। तो इन्होंने ऐसा ही कहा, मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी। इस अवसर पर बहुत सारी चीजें हुई। इस अवसर पर कलकत्ता में हजारों लोग लूटे गए, है ना। प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू जो बहुसंख्यक प्रांत बिहार के जो मुसलमानों पर अत्याचार शुरू हो गया, इसके प्रतिकार में के रूप में नोआखली और सिपडाह में हिंदुओं पर अत्याचार भी शुरू हो गया। गांधी जी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोआखली गए और जहां पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें की या ऐसे उनको लोगों को समझाया, तो जिसके गांधी जी के विवेक और साहस को देखकर के जो माउंटबेटन थे, उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दे दी। यानी गांधी जी को माउंटबेटन ने क्या कहा इस नोआखली कह सकते हैं कि कांड के बाद, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दे दी। ठीक है, फिर अगर इसमें हम देखें तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बैठक होती है किसकी, कैबिनेट मिशन, और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को, यानी जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है और जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। फिर इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, और जो प्रारूप है, ये प्रारूप समिति क्या करने वाली थी, संविधान बनाने वाली थी, और प्रारूप समिति में और भी 7 या 8 लोग थे, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में भी। और ये जो है, जो हमारा संविधान था, जो संविधान है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ था। ठीक है, एक इस मैटर पे भी यानी पॉलिटी पे भी एक हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जो कि कह सकते हैं कि वो मैराथन होगा, 3 या 3.5-4 घंटे का लगभग चलने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो पर और जरूर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देखें। ठीक है, अगर हम बात करें अंतरिम सरकार का गठन, ये कैसे हुआ, तो अंतरिम सरकार की जो गठन हुआ था, इसमें अगर हम बात करें
तो कांग्रेस द्वारा, अगर ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद अगस्त 1946 में वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए क्या किया, निमंत्रण दिया। ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण देते हैं। ये अंतरिम सरकार में अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसिफ अली, राजगोपालाचारी, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम एंड CH भाभा, ये सभी लोग शामिल थे, है ना। ये जो अंतरिम सरकार के सदस्य में ये सभी लोग शामिल थे। इन सभी का नाम याद रखना है। अगर हम यहाँ लिखें तो जवाहरलाल नेहरू, JLN यानी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, है ना, आसफ अली, राजगोपालाचारी और डॉक्टर जॉन मथाई, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, CH भाभा, ये सभी लोग इस सरकार के, अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि पंडित नेहरू यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ अपने पद की शपथ लेते हैं, और जिसमें 3 मुस्लिम सदस्य होते हैं। ये जो 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल होता है इनका, इसमें 3 मुस्लिम सदस्य होते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग के कोई भी सदस्य इसमें नहीं होता है। मुस्लिम लीग से इसमें कोई जुड़ा नहीं होता है। ठीक है, अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार में लीग के जो यानी मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन जब ये 5 सदस्य शामिल होते भी हैं, लेकिन इनका जो मुख्य काम होता है, या ये कह सकते हैं कि 5 सदस्य मनोनीत तो होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका सरकार में शामिल होकर के सहयोग करना नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि हम पाकिस्तान की मांग की जो लड़ाई है वो आगे बढ़ा सकें, इसलिए इसके सरकार के साथ जुड़ गए। ठीक है, नवंबर 1946 में वायसराय ने संविधान सभा की पहली बैठक हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा। तो 9 दिसंबर 1946 को जो है दिल्ली में संविधान सभा की बैठक को मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। ठीक है, और बहिष्कार को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल राज्यों में लागू नहीं किए जाएंगे। जो भी संविधान सभा का निर्णय होगा वो मुस्लिम बहुल राज्यों में हम लागू नहीं करेंगे, इसलिए कि मुस्लिम लीग उसका बहिष्कार कर रही है, यानी मुस्लिमों को ये संविधान सभा पसंद नहीं है, तो जो भी संविधान सभा के नियम कानून बनेंगे वो हम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लागू नहीं करने वाले हैं। अगर एक चीज और यहाँ पे हम देख लें तो अंतरिम जो मंत्रिमंडल था, अगर इसमें हम एक नजर डालें तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनका जो विभाग था वो राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामला का था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका जो जिस विभाग इनको दिया गया था, जैसे गृह, सूचना और प्रसारण विभाग दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया। जॉन मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति वाले मंत्रालय में थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे शिक्षा एवं कला के थे। ये अंतरिम मंत्रिमंडल था। ठीक है, CH भाभा कार्य खान और ऊर्जा के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे। आसफ अली जो रेलवे एवं परिवहन के मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम के मंत्री थे। अगर वहीं हम बात करें जो लीग के सदस्य 5 सदस्यों को बाद में जोड़ा गया था, है ना, तो लियाकत अली खां को जोड़ा गया जो कि वित्त मंत्रालय दिया गया था। IV चुंद्रीगर को वाणिज्य दिया गया था। जोगेंद्र लाल मंडल को विधि दिया गया था और गजाफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था और अब्दुल रब निस्तर को डाक एवं वायु डिपार्टमेंट दिया गया था, यानी विभाग दिया गया। अब बात कर लेते हैं हम इटली की घोषणा। इटली की घोषणा कब हुई थी? तो ये 20 फरवरी 1947 को हुई थी। इसमें क्या हुआ था तो कुछ चीजें ध्यान दीजिएगा। जो ब्रिटेन में श्रमिक दल है यानी जो लेबर पार्टी थी, उसके जो PM थे क्लेमेंट एटली, ये 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स से घोषणा करते हैं कि वे जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। यानी कि जो ब्रिटेन के साम्राज्य है, जो ब्रिटिश साम्राज्य है, वो भारत को क्विट कर जाएगी, यानी छोड़ करके निकल जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा। जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया फिर, है ना। यानी देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि इससे पहले कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, उसके बाद लॉर्ड वेवेल आए,
और लॉर्ड वेवल के स्थान पे फिर आए लॉर्ड माउंटबेटन। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, ये आजाद भारत के कह सकते हैं, या सॉरी जो गणतंत्र या क्या कह सकते हैं, जो गुलाम भारत था इसके लास्ट वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय के ये लास्ट वायसराय थे, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य के ये अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन एक योजना आई, और ये जो 3 जून योजना के भी नाम से जानी जाती है। लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना है, ये 3 जून योजना के भी नाम से जानी जाती है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो है 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटेन भारत आते हैं। 3 जून को माउंटेन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की कि हम विभाजन भी कर देंगे जो आप चाहते हो, यानी पाकिस्तान का अलग अलग विभाजन, पाकिस्तान और भारत का विभाजन करेंगे, इसके साथ साथ, है ना, इसके साथ साथ हम सत्ता हस्तांतरण भी आपको करके दे देंगे। ठीक है। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके बाद बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बारे में हम धीरे धीरे भारत की आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हुआ। इसमें क्या हुआ, तो जो माउंटबेटन योजना थी, ध्यान दीजिएगा, जो माउंटबेटन योजना के आधार पर जो ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया गया। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों का क्या कर दिया गया, 2 भागों में इसको बांट दिया गया। भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया गया। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, ऐसा कहा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। ठीक है। ये बांटा जाएगा 15 अगस्त 1947 को। भारत और पाकिस्तान, भारत के 2 टुकड़े होंगे जिसमें भारत और पाकिस्तान होगा। ठीक है। और प्रत्येक अधिराज्य यानी पाकिस्तान में एक गवर्नर जनरल होगा और एक भारत में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इंग्लैंड का सम्राट करेगा, ऐसा कहा गया। नए संविधान का निर्माण होने तक प्रशासन जो कौन करेगा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार होगा। यानी नए संविधान के निर्माण होने तक भारत की जो शासन प्रणाली थी वो किसके आधार पर चलेगी, तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत की पूरी शासन प्रणाली चलने वाली थी। ठीक है। फिर अगर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारतीय इतिहास के एक कालखंड का अंत होता है, जो कि गुलाम कालखंड था, और दूसरे कालखंड का प्रारंभ हो जाता है, यानी कि आजादी का समय शुरू होता है। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ठीक है, और नेहरू जी को क्या बनाया जाता है, भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके साथ साथ 14 अगस्त 1947 को जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। इसीलिए पाकिस्तान जो है अपनी स्वतंत्रता जो है कब मनाता है, तो 14 अगस्त को मनाता है, और भारत अपनी स्वतंत्रता कब मनाता है, तो 15 अगस्त को मनाता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ ये तो भारत आजाद हो गया। ठीक है। यहाँ पे फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है, और 15 अगस्त को जो है लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और उसके साथ ही साथ अगर देखें तो पैरेलल में 14 अगस्त 1947 को जिन्ना जो है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। अगर इसमें हम देखें तो जो आजादी थी, आजादी में देशी रियासतों का क्या योगदान था और इनका विलय कैसे हुआ भारत में, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संवैधानिक रूप से देशी रियासतों को ब्रिटिश इंडिया से जोड़ने की योजना बनाई गई। देशी रियासतों को मिलाकर एक संघीय स्वरूप प्रदान करना था, ऐसा माना गया था या ऐसा सोचा गया था। तो इसमें हुआ क्या, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, है ना, बहुत सारी चीजों में अगर हम कहें तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण की समस्या उठ खड़ी हुई कि इसको एकीकरण कैसे करें। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ इन बातों को सुलझाया गया, यानी देशी रियासतों को एक भारतीय संघ में शामिल किया गया। अगर हम कहें तो 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी रियासतें भारत संघ में शामिल हो गई थी, यानी लगभग हुई थी, यानी कुछ रियासतें भारत संघ में शामिल नहीं हुई थी। तो कौन सी रियासतें थी, तो देखिएगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, ये जो रियासतें थी, ये जो
कह सकते हैं देसी रियासतें थी, ये अपनी स्वाधीनता को बनाए रखने का प्रयास कर रही थी कि हम अपने इंडिविजुअल रहेंगे, हम ना ही पाकिस्तान से जुड़ेंगे और ना ही हम भारत से जुड़ेंगे, हम अपना इंडिविजुअल हम रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, अगर हम बात करें जूनागढ़ के बारे में, तो यहाँ पे क्या घटना हुई ऐसा कि जूनागढ़ को फिर भारत के साथ जुड़ना पड़ा। तो जूनागढ़ की अगर हम बारे में बात करें, तो ये सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी। ठीक है, यहाँ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को अपने राज्य का विलय जो है पाकिस्तान के साथ घोषित कर दिया। लेकिन जूनागढ़ में अधिकांश हिंदू होने के कारण, है ना, भारत में विलय के लिए जन आंदोलन छिड़ गए। जैसे ही इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ विलय हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश हिंदू होने के कारण इन्होंने एक आंदोलन, वहां की जनता ने, जूनागढ़ की जो जनता है, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया और इसमें यह कहा गया कि नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ विलय नहीं होना है, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना है, हमें भारत के साथ मिलना है। ठीक है, तो फाइनली फरवरी 1948 को जूनागढ़ जो है रियासत, जो जूनागढ़ रियासत है, इसका विलय भारत में हो जाता है और ये ऐसे कंटिन्यू अभी चल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें हैदराबाद रियासत की, तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद रियासत जो है भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। यहाँ पे क्या होता है, जनता और निजाम के बीच आंदोलन छिड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत, जब जनता और निजाम के बीच आंदोलन छिड़ जाता है, तो भारतीय सेना जो है ऑपरेशन पोलो, ध्यान दीजिएगा, इस ऑपरेशन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर, दो नामों से ये इस ऑपरेशन को जाना जाता है, ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के तहत 13 दिसंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर जाती है और फाइनली नवंबर 1948 को भारतीय संघ में विलय को निजाम ने स्वीकार कर लिया, यानी कि हम भारतीय संघ में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने स्वीकार कर लिया। यानी इस तरह से हैदराबाद जो रियासत थी, ये भी कहां आ गई, भारत के साथ जुड़ गई। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रियासत की, तो ये कैसे आया भारत के साथ। तो जम्मू एंड कश्मीर की सीमा जो है भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों से मिलती थी। यहाँ का शासक जो था हिंदू था, जो कि हरि सिंह थे, है ना, राजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे और यहाँ की जो अधिकांश जनता थी वो कैसी थी, मुस्लिम। फाइनली क्या हुआ इसमें कि 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिक अफसरों के नेतृत्व में पठान कबीलियाई, जो कबाइलियों ने जो क्या कर दिया, कश्मीर में घुसपैठ कर दिया। इसमें पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो क्या हुए थे, मिले हुए थे। यानी पाकिस्तानी सैनिक अफसरों के नेतृत्व में पठान कबाइलियों ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी। कब की, तो 24 अक्टूबर 1947। ठीक है, फाइनली 2 दिन बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को बचाने के लिए, जैसे ही इन्होंने, जो राजा हरि सिंह थे, इन्होंने देखा कि जो पठान कबाइली हैं ये कश्मीर में घुसपैठ कर दिए हैं, तो ये कश्मीर को बचाने के लिए राजा हरि सिंह ने क्या किया, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय जो नामक एक विलय पत्र था, इस पर तुरंत हस्ताक्षर कर देते हैं कि नहीं, हम भारत के साथ हम मिलने वाले हैं। पहले तो ये कह रहे थे कि हम अपने स्वाधीनता के साथ रहेंगे, हम इंडिविजुअल रहेंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही पठान कबाइलियों ने कश्मीर में घुसपैठ की, ये उसके 2 दिन बाद ही 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को बचाने के लिए राजा हरि सिंह ने क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय नामक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो जैसे ही विलय पर हस्ताक्षर किया, भारतीय सेना क्या हो गई, एक्टिव हो गई और ये पठान कबाइलियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में उनका भी नियंत्रण बना रहा, या अभी तक कह सकते हैं है ना, ज्यादातर हिस्सों से भगा दिया, लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में क्या हुआ, ये इनका नियंत्रण बना रहा। फिर हम बात करें तो व्यापक युद्ध के खतरे को देखते हुए, यानी अब ऐसा लगा कि नहीं, बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा भारत और पाकिस्तान में, है ना, व्यापक युद्ध के खतरे को देखते हुए यहाँ पे जो है तत्कालीन, अगर कहें, भारत सरकार 30 दिसंबर 1947 को, जो माउंटबेटन यहाँ पे गवर्नर जनरल थे, इनके सलाह पर कश्मीर समस्या का, तो जो कश्मीर समस्या थी, इसको संयुक्त राष्ट्र में भेज दिया गया। ठीक है, और अभी तक ये संयुक्त राष्ट्र में ही चल रहा है, ये कश्मीर समस्या, जैसा कि सबको विदित है ना, तो ये अभी वैसे ही चल रहा है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, हमारा भारत आजाद हुआ और कुछ कुछ परेशानियों के साथ, कुछ दिक्कतों के साथ हमने इस पूरे
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये पूरा सीरीज जो है आपको काफी फायदेमंद होगा या आपके काफी मदद करेगा किसी भी एग्जाम में। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो या इस चैनल पे बने रहें और ऐसे ही तमाम तरह के जो हम पॉइंट ऑफ क्या कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ ऐसे नोट्स को या ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो पूरे सीरीज को देखिए और आपको एक कहानी के तरह समझ में आ जाएगा पूरा क्या हुआ था 1885 से लेकर के 1947 तक। 1885 से लेके हमने बात कर लिया यहाँ पे 1885 से लेकर के 1947 तक कालखंड में क्या क्या हुआ भारत में, या भारत की आजादी के लिए किन किन तरह की लड़ाइयों को लड़ा गया, किन तरह की या किस तरह की तकलीफों को सहा गया, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा, आपको काफी मदद करेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम आ रहे हैं लेकर के नेक्स्ट वीडियो जो है पॉलिटी का एक रिवीजन होगा, और ये एक कह सकते हैं मैराथन ही मैं सोच रहा हूँ कर दूं, है ना। तो जल्द ही मिलते हैं पॉलिटी के एक रिवीजन को लेकर के। बने रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।